नमस्कार। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान को अंगीकार और आत्मसात करने का ये दिन, गणतंत्र दिवस, महज कैलेंडर में दी गई एक डेट नहीं है। ये दिन एक ऐसा मौका है जब हम भारत के नागरिक होने के साथ आने वाले अधिकारों और कर्तव्यों को भी याद करते हैं। कानूनी ढांचे से परे गणतंत्र दिवस हमारे देश की सैकड़ों भाषाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। संविधान हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहने का खाका देता है। ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय न्याय, स्वतंत्रता और समानता की पहुंच आसान और सुगम हो। और इस 1 घंटे की खास पेशकश में मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात। शुक्रिया आंचल। और ये जो कवरेज है देखिए अब शुरू हो चुकी है गणतंत्र दिवस, जिसका सभी को इंतजार रहता है और दूरदर्शन आपके लिए लगातार एक और ज़्यादा विशेष बना देता है गणतंत्र दिवस की कवरेज को। आज का जो दिन है बहुत ही गौरवशाली दिन हम सभी के लिए। ना सिर्फ सांस्कृतिक विविधता जो है, हमारी जो विरासत है वो हमें दिखाई देता है जब हम कर्तव्य पथ की बात करते हैं आंचल, और कहीं ना कहीं आज का दिन जो है हमारी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, विकास है, उसको और जीवंत बना देता है। और उसी की बानगी नजर आती है कर्तव्य पथ पर, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ नजर भी आएगी। लेकिन उससे पहले आज की अगर बात की जाए, बहुत कुछ खास रहने वाला है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गौरवशाली गणतंत्र के 76 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कर्तव्य पथ पर आज दुनिया देखेगी भारत की ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने तैनात किए 4K रेजोल्यूशन वाले 50 से अधिक कैमरे। डीडी के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी होगी लाइव स्ट्रीमिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रगति के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ने का किया आह्वान। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया अहम। एक 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। शारदा सिन्हा समेत 7 विभूतियों को पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री का भी ऐलान। और राजधानी दिल्ली सहित सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सीमाएं हुई सील। सरकारी भवनों में भी सुरक्षा चाक चौबंद। देश आज गौरवशाली 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज का विशेष दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। बिल्कुल आंचल, और ये महत्वपूर्ण दिन भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, समृद्ध इतिहास और इसकी विविध आबादी को बांधने वाली एकता की याद भी दिलाता है। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर देश भर में कई समारोह होंगे। फिलहाल जो भव्य परेड है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर तस्वीरें में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और अटारी बॉर्डर की, जहां पर जो तिरंगे की खूबसूरती है वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से अलग अलग जो इमारतें हैं वो पूरी सजी हुई नज़र आ रही हैं तिरंगे में। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस गणतंत्र दिवस की खासतौर से अगर बात की जाए तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रध्वज फहराएंगी। और इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। देश भर में महत्वपूर्ण इमारतें और सरकारी भवन जो हैं आप देख सकते हैं कितने भव्य नज़र आ रहे हैं, सुंदर नज़र आ रहे हैं, तिरंगे से सजे हुए। बिल्कुल। और अगर हम कई प्राचीन मंदिरों की भी बात करें तो आज देशभक्ति के रंग में वो डूबे हुए हैं। आपको लिए चलते हैं सीधा उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में आज की प्रातःकालीन आरती के समय बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तिरंगे की भव्यता और उसकी झलक साफ तौर पर नजर आ रही है।
तो आप देख सकते हैं बाबा महाकाल भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए, और अगले 1 घंटे में हम देश के हर कोने से जुड़ेंगे। हर कोने से आपको देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाएंगे। हमारे 5 रिपोर्टर्स, विशाल बैरिस्टो दिलवालों की दिल्ली से, गिरीश निशाना भी दिल्ली के साथ, शब्बीर डार श्रीनगर से, विकास सिंह नवाबों की नगरी लखनऊ से और मोहम्मद अतीक उदयपुर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और 2 मेहमान भी रहेंगे। क्यों? बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटौच जी हैं, सेवानिवृत्त निदेशक इंडिया फाउंडेशन से, और डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर भारतीय संस्कृति एवं इतिहास जेएनयू से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ पर। तो इनसे हम आगे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स में कहा है कि गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करें, यही कामना है। तो ये उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंचल अपने संदेश में। और भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाता आया है। ये दिन भारत के संविधान के लागू होने के साथ साथ भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का भी दिन है। हालांकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जब सदियों की गुलामी के बाद हमें मिली थी आज़ादी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने, अंगीकार करने के साथ ये एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। 26 जनवरी का दिन सिर्फ हमारे लोकतंत्र के लिए एक उत्सव का दिन नहीं, बल्कि संविधान की सफलता का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। शुरू में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ चुकी थी। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम में विशेष ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध आते आते ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव काफी बढ़ गया था। इस दबाव के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को नकार दिया। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे।
कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है यूनियन होगा और प्रोविंसेस। तो यूनियन का मतलब है सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स होता है, और वहाँ उस वक्त जो स्टेट्स कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं वही थे, उसको स्टेट्स कहा जाता था। बाकी जो स्टेट्स से यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह जो यूपी जैसे स्टेट्स थे वो उनको प्रोविंस ही कहते थे। तो यूनियन होगा, प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये तो सब मिलकर के यूनियन बनेगा। तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत और चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अपना प्रस्ताव पेश किया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियायतों को मिली 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इस तरह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे गए। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान बनाना एक पार्ट था और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। और संविधान बनाने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम है वो आप उसके देखिए कि उनके पास क्या जिम्मेदारियां थी। आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास एक तो डिवाइडेड सोसाइटी थी हमारी, तो हमें रिकन्सिलिएशन, सोसाइटी के भीतर रिकन्सिलिएशन करना, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ये सोसाइटी ऑफ कन्फ्लिक्ट थी हमारी, और हमारा नेशन बना भी नहीं था। तो उसको बना, नेशन बिल्डिंग, नेशनल यूनिटी एक फैक्टर था, रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, इन सब को हमें रिकन्साइल करना था। और फिर हमें ये देखना था कि पीपल को कैसे एम्पावर करें, एम्पावरिंग द पीपल, और फिर देखना था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हम कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करनी थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में 11 प्रमुख बैठकें की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है।
भारत का संविधान देश की संस्कृति और इतिहास को भी बखूबी दर्शाता है। इसका प्रमाण है कि संविधान में हाथ से बनाई गई 22 पेंटिंग्स जो इसके हर भाग में मौजूद है। दरअसल मूल संविधान में 22 भाग थे, इसलिए इसके प्रत्येक भागों को कलात्मक शैलियों के चित्रों से सजाया गया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि तक के चित्र बने हुए हैं। दरअसल इन 22 चित्रों के जरिए भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है, जिसकी शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर से। इन चित्रों को महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाया गया था। संविधान से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारत के बेहतरीन सुलेखक रायजादा ने पेन होल्डर निब से मूल संविधान के हर पन्ने को बेहद खूबसूरत इलैटिक अक्षर में लिखा है। तो भारत की विरासत को दर्शाता है हमारा संविधान, जो कि लगातार और मजबूत हो रहा है। और ख़ासतौर से जैसा हमने आपको बताया था, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर आंचल हम बात करें, हमारे संवाददाता गिरीश वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, गणतंत्र दिवस का मौका है और बात राजधानी की जाए, किस तरह का जो नज़ारा है वो सामने, और ख़ासतौर से सुरक्षा व्यवस्था जो है राजधानी दिल्ली की वो पूरी तरीके से चाक चौबंद? देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सीमाओं की अगर बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है पूरी दिल्ली के अंदर, और ख़ास तौर पर जहाँ से परेड होकर गुजरनी है उसके आसपास का इलाका तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। मेरे कैमरा सहयोगी विक्की से कहूँगा कि वे दृश्य से दिखाए जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात हैं और किसी भी बिना लेबल वाली गाड़ी को नहीं जाने दे रहे। और जिन लोगों के पास है वो लोग पैदल यहाँ से कर्तव्य पथ के लिए रवाना हो रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के तो व्यापक इंतजाम किए ही गए हैं। खास तौर पर हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस रास्ते से आप होकर गुजरना है, कौन से आपके जो परेड देखने जा रहे हैं किस कॉलम में आपकी परेड रहेगी, तो वो रास्ता आपके लिए नज़दीक रहेगा। और क्या क्या सामान आपको लेकर नहीं जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की लेके नहीं जाना ही है, बैग लेके नहीं जाना है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर नहीं जानी हैं, प्रतिबंधित हैं, तो उनको यहाँ पर ख़ास तौर पर दर्शाया गया है मुकुल। और जो पुलिस के जवान हैं वो जगह जगह पर पूरी दिल्ली के अंदर तैनात हैं। और ये जो कर्तव्य पथ से होकर ये परेड गुजरेगी और ये तिलक ब्रिज और आईटीओ के रास्ते होते हुए लाल किले तक जाएगी, तो ऐसे में पूरे जो इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। बिल्कुल, और सशक्त और सुदृढ़ भारत की तस्वीर पेश करता आज का 76वां गणतंत्र दिवस, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि लगातार जगह जगह से रिपोर्टर्स जुड़े हैं, खास मेहमान भी हैं हमारे साथ, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पहले सीधा रुख करते हैं श्रीनगर में शब्बीर डार का। शब्बीर, हमने कुछ देर पहले ही तस्वीरों में दिखाया था जो श्रीनगर का लाल चौक है, कैसे सराबोर था वो तिरंगे की उस खुशबू और उस रंग में, जिसकी छटा बहुत ही रमणीय थी। किस तरह से अगर बात की जाए, जिसे हम ताज कहते हैं उत्तर भारत का, वहाँ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि 76वां है, सभी के लिए एक गौरव का प्रतीक। जी अजल, न केवल घंटाघर लाल चौक का सजा था, बिल्कुल पूरा कश्मीर इस वक्त जो है सजा हुआ है। कल रात को हमने देखा है कि हर एक जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, चाहे स्कूल हो, कम्युनिटी सेंटर्स है या गवर्नमेंट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट में, सब में जो तरंग की रंगों में रंगे थे, तो पूरा उत्साह है कश्मीर में। और इस बार हम देख रहे हैं कि पुरानी वक्त की तरह, पुराने सालों की तरह जो है, पिछले सालों की तरह यहाँ इस वक्त उतनी बंदिशें नहीं है। लोगों को जो रिपब्लिक डे की फंक्शंस है, चाहे वो श्रीनगर में बख्श स्टेडियम में हो या स्कूलों कॉलेजों में हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हैं, लोगों को फ्री एक्सेस दिया गया है। भले ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज करने के लिए काफ़ी सारे इकदाम किए गए हैं। स्कूलों, कॉलेज और कम्युनिटी सेंटरों में भी फंक्शंस हो रही हैं, तो जवानों में, लोगों में, स्टूडेंट्स में खासतौर पर काफी जोश है, जज्बा है इस
इस जो बड़ा दिन है ये रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में वो पार्टिसिपेट करे। तो ओवरऑल कश्मीर में इन फंक्शंस को सेफ और सिक्योर तरीके से ये मुनक्किद हो, उसके लिए काफी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो या सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती हो। हर जगह पे उनकी तैनाती की गई है ताकि कश्मीर में जो बदलाव कश्मीर में है, जो आज जो एक तस्वीर कल शाम को हमने देखी है कि पूरी सजी हुई कश्मीर है, ये नए कश्मीर की तस्वीर है और लोगों में बहुत जोश है रिपब्लिक डे की फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल शबीर, ना सिर्फ नया कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, ये नया भारत है और इसकी जो तस्वीर है हर कोई देख रहा है। फिलहाल विकास का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं विकास। लखनऊ की अगर बात की जाए, वहाँ पे आज किस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो नज़ारे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ पूरी राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम विधानसभा मार्ग पे होगा, जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी, लेकिन लखनऊ के हर चौराहा 9:55 पर थम जाएगा। ये 10 बजे हर चौराहे पर राष्ट्रगान किया जाएगा। हर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा। हम अपना गणतंत्र मना रहे हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने गणतंत्र के मूल्यों को जानना जरूरी हो जाता है। जब हम अपना क्षेत्र और गणतंत्र मना रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को हमें समझाना होगा कि हमारे जो राष्ट्र बलिदानियों ने क्या क्या बलिदान दिए थे, जो हमारे संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य है, कम से कम हम उनका निर्वहन जरूर करें। ये दिन हमें खुशियां मनाने के साथ साथ सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और इसी का पूरा इंतजाम किया गया है कि लखनऊ के हर चौराहे पर हर व्यक्ति राष्ट्रगान में शामिल होगा। जी बिल्कुल। और अब आपको सीधे ले चलते हैं उदयपुर, जहां पर मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हैं और मैं देख सकती हूँ कि पीछे गणतंत्र दिवस की जमकर तैयारी है। अतीक, किस तरह से जब हम 76वें गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, जहां संविधान को आत्मसात करने के साथ साथ भारत की एक नई गाथा लिखी गई थी, आज से 76 साल पहले, किस तरह से उदयपुर वासी मना रहे हैं आज का ये दिवस? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहस, पराक्रम और जो देशभक्ति का एक जो गढ़ है, आप कह सकते हैं उदयपुर, यहाँ पर 10 सालों के अंतराल के बाद में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय पर्व जो अपना है उसको मनाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर राज्यपाल किशन राव बागड़े भी मौजूद रहेंगे और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर मैं यहाँ की साज सज्जा के बारे में बताऊँ तो आमतौर पर तो जिस तरीके से जो हमारा तिरंगा है 3 कलर होते हैं उसमें, लेकिन ये 7 रंगों से सजाया गया है पूरे शहर को। और यहाँ पर 9:30 बजे गवर्नर आएंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ पर आने के बाद में परेड निकालेंगे, झांकियां निकालेंगे। इसके पूर्व संध्या की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो काफी कुछ कार्यक्रम किए गए। फतेह सागर झील जो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ की झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर में जिस तरीके से यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया और यहाँ के सहेलियों की बाड़ी में जाकर के लोगों से मुलाकात की, यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने जाकर के। और अगर जिस तरीके से जो हमारे पूर्वजों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जो हमें संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत आज हम इस देश में स्वतंत्रता की जो अल्लाह जली है लोगों के बीच में और जो यहाँ पर इसको हम जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं। बिल्कुल मोहम्मद अतीक, ना सिर्फ हमारा जो कर्तव्य है ये आज का दिन वो याद हमें दिलाता है। और हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे भी जानना चाहेंगे गणतंत्र दिवस जो है कितना खास इस बार और दूरदर्शन कैसे इसको और खास बना रहा है? मुकुल, सबसे पहले आपको और आंचल को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त हूँ दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारी की है दूरदर्शन ने और ये तमाम लोग सुबह 5 बजे से तैनात है। इनफैक्ट दूरदर्शन की जो तैयारी है वो 15 दिन से शुरू हो चुकी है। इसमें केबलिंग करना, कैमरास इंस्टॉल करना, ये पूरा कंट्रोल रूम लगाना, इसमें दूरदर्शन की डीजी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंचन प्रसाद, वो यहाँ पर खुद मॉनिटर करी चीज़ें। प्रसार भारती के सीईओ और प्रसार भारती के चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के जरिए हम 4K रेजोल्यूशन में कवरेज अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको मिले परफेक्ट इमेज। और 4K जो रेजोल्यूशन है वो
हाई डेफिनेशन से 8 गुना ज्यादा बेहतर होता है। चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं और दूरदर्शन हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है और इस बार भी 2 क्रेन लगाए गए हैं और 360 डिग्री कैमरे का जो आपको लुक देगा, जिसको आप अपने मोबाइल में अगर आप उसको फॉरवर्ड या रिवाइंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद वहां पर मौजूद है। ऐसे 2 PTZ कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं। अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस बार 10,000 स्पेशल इन्वाइटीज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्होंने टारगेट अचीव किया हो या और अच्छे काम किए हो। ऐसे 10,000 लोग हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। हम सब जानते हैं कि 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुकार्नो चीफ गेस्ट थे और अब सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट हैं। वो चौथे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस बार क्योंकि इंडोनेशिया से तकनीक के साथ कैसे हम जुड़कर एक शॉट जो मिस नहीं होगा किसी भी दर्शक के लिए जो घर बैठे देख रहा है, इसकी जिम्मेदारी उठाई है आपके अपने दूरदर्शन ने। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ मंथन, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का इस खास पेशकश में कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के इस खास शो के साथ। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई। पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला। 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में हीरो मेडल्स हम घर लेकर आती हैं। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा। वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस विशेष कवरेज में। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति के संबोधन की। जी हाँ, 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देशवासियों से प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया, वहीं रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया और देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर भी खुशी जताई। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश भारत की उपलब्धियों को सराहने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर राह दिखाने वाला भी रहा। राष्ट्रपति ने रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया, वहीं देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सफर में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने
अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि इस पहल से न केवल जनहित में बहुत से लाभ होंगे, बल्कि राष्ट्र के संसाधनों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति ने युवाओं के लिए पैदा हो रहे नए अवसरों को रेखांकित किया। वहीं आम आदमी का जीवन आसान बनाने से जुड़े सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। तकनीक के समावेश से बेहतर शासन सुनिश्चित करने का भी राष्ट्रपति के संबोधन में जिक्र सुना गया। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। राष्ट्रपति ने मिशन लाइफ जैसी पहल की भी चर्चा की, जो आज पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली मुहिम साबित हुई है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से बापू के सपनों को साकार करने की दिशा में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रपिता का ये संदेश दोहराया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बेहद खास मेहमान इस शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करा दे। मेजर जनरल ध्रुव सीकाचोट, सेवानिवृत्त डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी, प्रोफेसर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी करोच साहब, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें 76वें गणतंत्र दिवस की या फिर तमाम जो इतिहास रहा है भारत का, इसमें वीरों के अदम्य साहस, शौर्य के परिचय को हम लगातार याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इस संविधान के अंगीकार दिवस को मैं, आप और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां दशकों तक मनाती रहेंगी। अंशल जी, आपको और सभी दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। देखिए, ये देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि अपनी रक्षा और सुरक्षा और संस्कृति, ये तीन चीजें रखने के लिए किस प्रकार ने देश ने तरक्की की है या काम किया है। ये 26 जनवरी की परेड, इसमें सब ये तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ, एक तो जो हमारे वीर सैनिक हैं जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, एक उनका भी मनोबल बढ़ता है, जो हमारे वेटरन्स हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, और खास करके जो भारत की जनता है उनको ये भरोसा हो जाता है और एक तरफ से एक मेल मिलाप हो जाता है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, किस प्रकार से देश की रक्षा की गई है। और इतने पिछले 75 सालों में ये गणतंत्र, ये आज तो 76 है, लेकिन 76 चल रहा है। किस प्रकार से इन 75 वर्ष की जर्नी 1950 से लेके अभी तक की जर्नी जो है वो किस प्रकार से गई है और किस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। इसी दौरान जो देश की तरक्की हुई है, ये तरक्की तभी हो सकती है जब आपकी सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी का जब भरोसा हो जाता है तब जाके कई चीजें और बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी बढ़ जाती है, लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ आज का दिन जो है ये बहुत शुभ दिन है जी। और ये पूरे भारत को एक तरफ से पूरे राज्यों को, पूरे भारतवासियों को जोड़ देता है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जोड़ता बल्कि हम सभी के लिए एक गर्व का दिन ये। और खासतौर से हीरामन जी, आपके से भी जानकारी मैं लेना चाहूँगा, भारत एक ऐसा देश जो विकास को भी प्राथमिकता देता है और उतनी ही प्राथमिकता विरासत को भी, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी यात्रा को?
जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी और आंचल जी, आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि जनरल कटोच ने बताया कि देश की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा ही देश को एकत्र रखती है, देश की संस्कृति को, देश की विरासत को बचाए रखने में समर्थ रहती है। इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस प्रकार से सदैव की वर्ष की तरह हर वर्ष की तरह 76वां वर्ष है, और ये कई मायनों में एक महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले हम एक वर्ष, ये पहला वर्ष है जबकि हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। विकसित भारत की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री की और भारत सरकार की, वो 2047 तक जो पहुंचना है उसके लिए पहला वर्ष है। और पिछले 75 वर्षों में जो कार्य हुआ है, विशेषतः पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुआ है, उसकी जो झांकी है वो हमारे सबके सामने है। उसके कुछ क्षण हमें देखने को मिलेंगे आज। लेकिन संस्कृति और विरासत, विकास और विरासत दोनों को एक साथ रखने का तात्पर्य यही होता है कि भारत एक अत्यंत प्राचीन और एक समृद्ध सभ्यता वाला देश होने के साथ साथ एक बहुत सशक्त और आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से एक सशक्त देश बनने की राह पर आगे चल पड़ा है। इसलिए 76वां जो गणतंत्र दिवस है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय आज के दिन सभी प्रसन्न तो हैं ही, लेकिन साथ में एक उल्लास भी है कि आगे हमें इसको और आगे बढ़ाना है। हमारी सेनाएं, हमारे जो लोग हैं वो अपने अपने कर्म में बिल्कुल कर्तव्य पथ की भांति लगे रहें। और ऐसा लगता है कि 2047 में जो लोग होंगे, हम लोग संभवतः न हो, उनको ये लगेगा कि जो परिकल्पना 25 वर्ष पहले की गई थी उसका फलीभूत होना कितना सार्थक रहा है। बिल्कुल, तिरंगा है हमारी आन बान और शान, और इसका करना चाहिए हम सभी को सम्मान। मेजर जनरल कटोच साहब, अगर हम महिला उन्मुखी विकास की बात करें, जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री कई मंचों से करते रहे हैं, और कर्तव्य पथ पर जब एक पूरे कंटिंजेंट को महिला लीड करती है, ये अपने आप में वो गौरवशाली क्षण होता है जिसको देखकर हम सभी रोमांचित होते हैं। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी रोमांचित होती हैं। आप खुद कई वर्षों तक सेना में रहे, इसे आप कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट मानते हैं भारत के इतिहास के लिहाज से? अंचल जी, सबसे बड़ा शिफ्ट तो मैं ये मानता हूं कि हमारी सोच में जो है वो शिफ्ट हुआ है। कि पहले तो भारत में कई सालों से यही सोचते थे कि जो हमारी महिलाएं हैं उनका काम मिलिट्री के साथ जुड़ नहीं सकता है। तो लेकिन अगर आप भारत का इतिहास देखें, हजारों साल का इतिहास देखें, तो महिलाओं ने हमेशा पहल की है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। और अब जाके यही चीज हमको सिक्योरिटी फोर्सेस में देखने में मिलती है। जो भी हमारी महिलाएं आर्म फोर्सेस में गई हैं, उनका प्रदर्शन अभी तक बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार के जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो इसको पूरी करेंगी। अगर आप देखेंगे कि हमारी महिलाएं जो आर्म फोर्सेस में है वो माउंट एवरेस्ट तक गई है, उन्होंने पूरे समुंदर पार किए हैं जी। और युद्ध के किसी भी क्षेत्र में वो उसमें मर्दों के पीछे कम नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और जितना इनको मेरे अपने सोच विचार से जितना इस प्रकार को सपोर्ट दे सकते हैं पूरे देश को देना चाहिए। किसी भी हालत में जो हमारी महिलाएं हैं वो पीछे नहीं हटी है, और जैसे ही उनको आगे आगे मौका मिलेगा वो उसी प्रकार से अपनी कार्रवाई करते रहेंगी। दूसरी बात, क्योंकि जब मेरे मिलिट्री टेन्योर में टुवर्ड द एंड, उस समय पर तो खैर महिला आई थी, शुरू में नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि जब एक बार महिला भी बीच में आ जाती हैं तो जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और पूरे जब भी कोई कार्रवाई होती है, कोई नए इनपुट्स आ जाते हैं जो हो सकता है अगर आप सिर्फ मेल डोमिनेटेड आर्मी रखें तो उस प्रकार के इनपुट्स नहीं आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी कदम है। हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं, बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बिल्कुल मर्दों के साथ हैं जी। और आंचल, हमने देखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में जो पूर्व संध्या पर था उसमें भी बताया कि महिलाएं अब अग्रणी हैं, हर एक क्षेत्र में हमें आके नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज का जो अवसर है गणतंत्र दिवस का, हीरामन जी, अगर देखा जाए, जब हम बात करते हैं जो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, भारत और इंडोनेशिया के जो संबंधों की बात की जाए, ना सिर्फ हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो दोनों देशों के बीच रहे हैं, आर्थिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक
राजनीतिक संबंध रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण भारत का जो दूसरे देशों के प्रति एक परस्पर सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर भारत पूरे विश्व को एक जो नया मंत्र दे रहा है। जी मुकुल जी, बहुत अच्छी बात कही। उसके पहले मैं एक क्षण लेना चाहूंगा, जनरल साहब ने जो बात कही उसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसके केंद्र में महिला है। हम उसको माँ मानते हैं, इसलिए देश को माता कहते हैं, मातृभूमि है हमारी। इसलिए 2023 में जाकर के जब ये महिला विधेयक आया, मुझे तो लगता है 50% होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया तो इसलिए हमारे लिए, इस सभ्यता के लिए ये बहुत ही अचंभे वाली बात नहीं है। अचंभे की बात यह है कि इतना समय लगा कि इस प्रकार का अवसर संविधान के माध्यम से देना पड़े, अन्यथा तो माँ तो हर जगह दिखाई पड़ती है। जी, जहां तक आपका प्रश्न है हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े इंडोनेशिया के साथ, अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि 1950 में प्रेसिडेंट सुकार्नो आए थे और वो बिल्कुल नया हमारा जो गणतंत्र था उस समय आए थे, और आज इतने वर्षों बाद, इतने दशकों बाद आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच का जो संबंध है बहुत प्राचीन है। 5वीं शताब्दी, जो कॉमन एरा जिसे बोलते हैं, तब से लेकर के भारत और इंडोनेशिया के बीच में आवागमन, सांस्कृतिक आवागमन, व्यापार का आवागमन और हर प्रकार के संबंध जो रहे हैं, और उस पर बहुत कुछ लिखा गया है और पर्याप्त संबंध है। आपको ये आभास होगा कि इंडोनेशिया में 6वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो समावेश हुआ था, वहां पर लोग गए थे, और उससे लेकर के आज देखें तो इंडोनेशिया में हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, भारत की झलक दिखाई पड़ती है। इसलिए ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग की यदि बात करें कि ब्रिक्स में उनका स्वागत किया गया है इंडोनेशिया का, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद, आभार भी व्यक्त किया प्रधानमंत्री का। इसलिए भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही प्राचीन, और इंडोनेशिया के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो बाकी अन्य देश हो, वहां सब जगह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है और जिस प्रकार को उन्होंने अपनी संस्कृति में उसको समाविष्ट किया है, ये एक भारत की ही एक परिकल्पना थी, भारत की ही शक्ति है, भारत की मातृशक्ति है, जिसको वहां पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, और इंडोनेशिया को कई बार कई जगहों पर छोटा एशिया भी माना गया, और तमाम जब हम जगहों की बात करते हैं तो ये 21वीं सदी एशियाई युग। चर्चा रहेगी जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी संस्कृति, विरासत और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र पर करेंगे विशेष मंथन। आप जुड़ रहिए इस खास पेशकश के साथ डीडी न्यूज पर। जल्द लौटते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद विकास स्वागत, और गणतंत्र दिवस की इस खास पेशकश में लगातार विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तिवारी हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल कटोच भी हैं। डॉक्टर तिवारी, ये बहुत अहम पंक्तियां हैं कि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, कि भारतीय संस्कृति की पाचन क्षमता अपार है, और ऐसे में हमने कई सदियों तक देखा जिस तरह से मुख्य अतिथि के तौर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं, कर्तव्य पथ पर हमने देखा और उन्होंने भारत की संस्कृति की झलक देखी।
आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज के समय में युवाओं को राष्ट्रभक्ति के साथ सिवाय क्रिकेट से इतर होकर जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, जिस प्रकार का एक तरह से आंदोलन कहना चाहिए कि भारत अपने अतीत को झांकने का, हमारे अतीत में क्या था, कितना समृद्ध है, उसमें क्या कमियां थी, उन पर भी चर्चा करना। इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि पूरा विश्व, जो आपने बोला कि इसमें पाचन शक्ति है, और ऋग्वेद में भी कहा गया था आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। ये परिकल्पना रही है इस संस्कृति की कि जहाँ से भी हमें संस्कृति के कुछ आयाम मिलते हैं जिनको हम अपने में सजोड़ सकते हैं, अपने में मिला सकते हैं, उन सब का स्वागत होता है। तो ये हमारी एक परंपरा है। इस परंपरा से इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो भी यहाँ पर आता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में आए या वैसे ही राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए या यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, उन सबको कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है, ऐसा आकर्षण है, ऐसा चुंबक है जो भारतीय संस्कृति में ही पाया जाता है। एक अन्य कारण ये हो सकता है कि हम बहुत ही प्राचीन सभ्यता हैं और यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर संस्कृतियां यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन वो जब भारतमय हो जाती हैं, भारतीय संस्कृतिमय हो जाती हैं, ये देख करके लोगों को अचंभा लगता है। और जब भारत की संस्कृति बाहर ट्रैवल करती है, बाहर जब यात्रा करती है, वहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है उसको मुझे लगता है भारतीय युवा जो है आज का उस पर मंथन करेगा, चिंतन करेगा, तो उन्हें गर्व होगा और उस गर्व के साथ अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए जो क्षमता लगानी है वो लगाएं। तो मुझे लगता है आर्थिक विकास भी होगा, विरासत का भी विकास होगा। यही ध्येय है इस देश का, यही ध्येय होना चाहिए सभी का। जी बिल्कुल। और साथ ही मेजर जनरल कटौच, जिस तरीके से हम बात करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र की, और जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि अब यहाँ हमारे मुख्य अतिथि हैं, और हमने देखा था जो द्विपक्षीय बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच, उसमें रक्षा क्षेत्र को लेकर भी बातचीत हुई। और कहीं ना कहीं जो दोनों देश हैं परस्पर सहयोग, फिर चाहे सैन्य शक्ति को और बढ़ावा देने की बात कही जाए या भारत का हम देख रहे हैं जो रक्षा क्षेत्र है किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण जब अलग अलग देशों के साथ समन्वय होता है और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसके चलते मजबूत नजर आता है। मुकुल जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ, भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है इस समय पर वो बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, पहले ये बात होती नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था कि ज्यादा करके हमारा जो इक्विपमेंट है हम बाहर से लाते थे, लेकिन इस समय पर वो हालत, वो स्थिति बदल चुकी है और हम ज्यादा करके जो हमारी जरूरतें हैं वो भारत में ही बन रही है। जी, दूसरी बात यह है, क्योंकि अभी भारत में बन रही है और हमारी नीति भी बदल चुकी है, हम अभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था $5 बिलियन की इस साल की टारगेट रखी, वो टारगेट पूरी एक्सपोर्ट की पूरी हो जाएगी और इससे भी ज्यादा हो जाएगी। इस एक्सपोर्ट्स के कारण ये हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल जो हम बनाते हैं वो फिलीपींस ने ली है और मुझे लगता है कई देश और भी इसको लेंगे। हो सकता है इंडोनेशिया ले, वियतनाम ले, साउथ अमेरिका के देश ले, हो सकता है कुछ अरब देश भी है जो अब भारत के आर्टिलरी गन्स वगैरह, आर्टिलरी गन्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, इन सबको लेने के लिए आगे आ रहे हैं। लेने के दो कारण है मुकुल जी, ये मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले क्वालिटी, ये बहुत ऊंचे दर्जे के इस प्रकार के हथियार है, बहुत कारगर हथियार है। और दूसरा प्राइस, इस रेट पर जो भारत जिस रेट पे बेचता है, मुझे नहीं लगता है कोई और देश वो कम्पीट कर सकता है। तो रक्षा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में मैं तो साफ कह सकता हूं, ये जो प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है ये बहुत हुई है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आसियान के साउथ चाइना सी में जो आसियान कंट्रीज हैं और बाकी देश है अरब क्षेत्र में भी, वो भारत के साथ अभी डिफेंस समझौता जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं डॉक्टर तिवारी, तो G20 का मुझे वो समिट याद आ रहा है जब भारत ने इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली थी G20 के लिए, और उस मल्टीलैटरल फोरम पर भी प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत पुरजोर तरीके से उठाई थी, वो ये थी कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को देखते हैं। बहुत संक्षिप्त में भारत कैसे एशियाई देशों के लिए ग्लोबल साउथ में मुखरता से अपनी आवाज़ उठा रहा है।
इसलिए कि आंचल जी कि आप चूंकि एशिया है, चाहे इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है वहां पर उस क्षेत्र में, इसलिए लगता है कि भारत का जो प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है और आर्थिक प्रभाव है, या आर्थिक आदान प्रदान कह लें, इतना अधिक है वहां पर, और भारतीय संस्कृति को समझना उन सबके लिए इसलिए आसान है। इसलिए भारत वहां पर एक ध्वनि, एक आवाज बन सकता है और उनको एक जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर कहते हैं, जो भी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामरिक समस्या हो, जनरल कटोच इसके विशेषज्ञ हैं, जहां भी कोई आवश्यकता होती है तो इन एशियाई देशों को ये भरोसा दिलाना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि उनको भरोसा हो रहा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी नहीं, लेकिन रूप से हमारे साथ खड़ा रहेगा यदि ऐसा कोई अवसर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत पर भरोसा करने की जो गति चल पड़ी है वो बढ़ती जा रही है, और एशिया में इसको और बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार जो प्रयास कर रही है और हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, चाहे वो डिफेंस के लोग हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं उससे लाभ ही होगा। बिल्कुल, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं तमाम प्रयास। और जैसा आपने कहा कि भारत जो है भरोसे का नाम अब हो चुका है जब हम विश्व स्तर पर देखते हैं भारत की भूमिका को, और ऐसे में आज का जो दिन है वो और भी खास हो जाता है। हर एक बढ़ते दिन के साथ भारत की जो ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल इस चर्चा में मेजर जनरल कटोच और डॉक्टर हेमंत तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और 76वां गणतंत्र दिवस ख़ास तौर पर अगर देखें तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं मुकुल, कि पिताजी की हमेशा से आदत रही कि भाई सुबह परेड देखना मैंडेटरी है। आज मैं बिटिया को बोलकर आई हूँ, और मुझे इस मंच के माध्यम से ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आने वाली पीढ़ियों को बिठाइए घर, और उनकी छुट्टी से छुट्टी ना समझकर गणतंत्र दिवस को हमें उन्हें दिखाना चाहिए, ताकि वो समझें कि कर्तव्य पथ पर जो ताकत दिखाई जाती है उसके पीछे की संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। और उसके साथ साथ उस कहानी को बयां करने के लिए जो दूरदर्शन ने पूरी तैयारी की है, 50 से अधिक जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, और अलग अलग जो व्यू हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको कर्तव्य पथ पे नज़र आएंगे। ना सिर्फ इंडिया गेट की ऊंचाई जो है वहाँ से भी आप पूरा नज़ारा देख सकेंगे, बहुत ही अलग अलग नज़ारे जो हैं आज नज़र आने वाले हैं। एक चीज़ जो बहुत मैंडेटरी रहती है जब हम गणतंत्र दिवस या फिर स्वाधीनता दिवस की बात करते हैं मुकुल, वो ये कि जितने भी देशभक्ति के गीत हैं वो आपको आज हर जगह उनका श्रवण क्या आप कर पाएंगे, और यही श्रवण कर्तव्य पथ पर भी होगा। कहीं ना कहीं जब भी हम इस तरह के देशभक्ति के गीत सुनते हैं एक रोमांच पैदा होता है। ये रोमांच उस संघर्ष को याद करने का जिनके लिए कई गुमनाम नायकों ने अपनी जान दी, कई ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने माँ भारती पर न्योछावर किया अपना मान और सम्मान। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी कि इसको हम याद रखें। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, और कुछ ही देर बाद ये जो विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं, इसमें देखेंगे कर्तव्य पर अलग अलग जो रंग हैं वो नज़र आएंगे, भारत की जो ताकत है वो नज़र आएगी अब से कुछ देर बाद। लेकिन फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।